हेलो बच्चों, कैसे हो सभी प्यारे बच्चों। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं और चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। देखिए, यूक्लिड्स एक इजिप्ट का मैथमेटिशियन था और उसने ज्योमेट्री के ऊपर बहुत से एग्जाम्स दिए हैं, थ्योरम दी हैं, डेफिनेशन दी है। ज्योमेट्री मतलब आप ये कह सकते हो कि पुराने समय से ही जो हमारी धरती है, जियो मतलब अर्थ, जो धरती है, और मैट्री मतलब मेजरमेंट, तो जो हमारी अर्थ है इसको मेजर करने के लिए बहुत सी कोशिशें की हैं मैथमेटिशियंस ने कि इसको मेजर कैसे किया जाए अलग अलग फॉर्म्स के हिसाब से। तो उन मेजरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए बहुत सी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे पॉइंट की, लेंथ की, है ना, लाइन की, सरफेस की ज़रूरत पड़ी कि भाई इतना सरफेस है, इतनी वॉल्यूम है, ये सारे मापने की यूनिट्स है। इन छोटी छोटी चीज़ों की ज़रूरत पड़ी और उनके ऊपर यूक्लिड्स ने बहुत ज़्यादा काम किया। तो यूक्लिड्स जो है वो हमें क्या क्या बताएगा, उसने बताया बहुत सी डेफिनेशंस दी, एग्जाम्स, थ्योरम्स और कोरोलरीज के बारे में बताया बेटा। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, मैं पहले तो ये डिफाइन करता हूं कि एक्सियोम्स होते क्या हैं, थ्योरम्स क्या होती हैं और कोरोलरीज क्या होती हैं, उसके बाद हम स्टडी करेंगे। वैसे तो ये सारा का सारा थ्योरेटिकल टॉपिक रहेगा, इसमें कोई बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन आज आपको नहीं मिलेगा। आज तो आपको बहुत कुछ समझना है बस। आज मेनली तो हम डेफिनेशंस मैं कुछ करवाऊंगा और एग्जाम्स करवाऊंगा। उसके बाद हम यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट दिए थे, वो पोस्टुलेट करवाऊंगा और फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो लगभग ये आज और कल के 2 लेक्चर्स में ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा चैप्टर है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो करते हैं किसकी, एग्जाम्स क्या होते हैं। एग्जाम्स की बात करते हैं बेटा। एग्जाम्स क्या होते हैं, बहुत ही आसान चीज है ये, तो बहुत आसान सा टॉपिक है एग्जाम्स। एग्जाम्स क्या होते हैं बेटा? द बेसिक फैक्ट्स which are taken for granted without proof एक्सियोम्स क्या होते हैं? द बेसिक फैक्ट्स, ऐसे बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ, जिनको बिना प्रूफ के मान लिया जाता है कि हाँ ये सही है। यानी वो बेसिक फैक्ट्स जिनका प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ है कुछ बातें, जैसे तुम्हारे पास दो बच्चों के पास 10-10 रुपए हैं, दोनों के पास जितने रुपए थे उनके आधे आधे कर दिए, अब भी जो बच गए वो कितने बचे? बराबर बच गए तुम्हारे पास। 2 बच्चों के पास 10-10 रुपए हैं, यानी दोनों के पास बराबर रुपए हैं, दोनों का आधा आधा कर दिया, 5-5 रुपए बचे, अब भी बराबर है। यानी हाफ ऑफ इक्वल्स आर ऑलवेज इक्वल, यानी जो 2 चीजें इक्वल हैं उसका जो हाफ करोगे वो भी इक्वल रहेगा। बोलो, 2 चीजें इक्वल हैं, उनका डबल कर दो तो भी इक्वल रहेगा। जैसे 100 और 100 बराबर हैं, डबल करो दोनों का, 200 बराबर हो गए। तो ऐसी चीजें जो बेसिक फैक्ट्स हैं और जिन्हें बिना प्रूफ मान लिया जाता है, उनको क्या कहते हैं बेटा? एक्सियोम्स। उसके बाद आती हैं थ्योरम्स। अब थ्योरम्स के लिए मैं ऐसे डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, मैं आपको समझा दूंगा, अब समझ में आ जाएगा। थ्योरम्स वो फैक्ट होते हैं जिनका प्रूफ दिया जाता है, यानी जो प्रूफ देके समझाई जाती हैं, उनका एक प्रूफ होता है। वो स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको हम प्रूव करते हैं कि हाँ भाई ये जो मैं बात कह रहा हूं ये हमेशा सही है और इसका ये प्रूफ है। और प्रूफ कहां से दिया जाता है? किसकी हेल्प से? एक्सियोम्स की हेल्प से उसका प्रूफ दिया जाता है। ठीक है, बहुत से एक्सियोम्स यूज किए जाते हैं बेटा थ्योरम के प्रूफ में। फिर एक थ्योरम के प्रूफ में पिछली थ्योरम का यूज कर लिया, उसके प्रूफ में उससे किसी पीछे वाली थ्योरम का यूज कर लिया हमने। तो कुल मिला के बेसिक फैक्ट यही है कि जब हम किसी थ्योरम का प्रूफ देते हैं तो कहीं ना कहीं एक्सियोम्स जो है उनका यूज हो जाता है। ठीक है, तो एक्सियोम्स बिना प्रूफ के कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ है जिन्हें मान लिया जाता है नहीं, मानना ही पड़ता है कि वो बिल्कुल सही होते हैं बिना प्रूफ। ठीक है, और थ्योरम
क्या कौन से बेसिक फैक्ट है बेटा जिनका प्रूफ देना पड़ता है, प्रूव करनी पड़ती हैं। ये देखिए इसका ये प्रूफ है, तो जिसको हमने प्रूव किया किसी स्टेटमेंट को तो वो थ्योरम हो गई। उसके बाद बात आती है किसकी बेटा, कोरोलरीज की। कोरोलरीज की बात की जाए बेटा तो ये तो बहुत आसान चीज है। ये वो स्टेटमेंट होती है कोरोलरीज, ये वो स्टेटमेंट होती है, देखिए डेफिनेशन वगैरह सब बुक में लिख रखी हैं, आप लिख भी सकते हैं, वहां से देख सकते हैं। कोरोलरीज वो स्टेटमेंट होती है। अब जब मैंने वर्ड यूज किया स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट के दो ही पहलू होते हैं, वो या तो ट्रू है या फॉल है। तो कोरोलरीज वो स्टेटमेंट होती हैं जो ट्रू है या नहीं वो इजीली किसी थ्योरम की मदद से पता लगाया जा सकता है। यानी कोरोलरीज वो स्टेटमेंट हुई जो सही है या गलत है। भाई किसी ने कोई स्टेटमेंट दे दी, किसी ने स्टेटमेंट दे दी कि भाई किसी राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया है वो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट से दिया जाता है। अब एक स्टेटमेंट दे दी, अब ये ट्रू है या फॉल है, ये किसी न किसी थ्योरम की हेल्प से हम प्रूव कर सकते हैं। तो कोरोलरी वो स्टेटमेंट होती है जिसको हम किसी न किसी थ्योरम की मदद से ट्रू या फॉल, इनमें कोरोलरी में सिर्फ दो ही बातें होती है, या तो ये कोरोलरी ट्रू है या फॉल है। तो ट्रू या फॉल है, इसको किसी न किसी थ्योरम की हेल्प से चेक कर लेते हैं इजीली। तो ऐसी स्टेटमेंट को कोरोलरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये तीन बातें थी। अब हम जो आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे यूक्लिड्स की डेफिनेशंस। देखिए यूक्लिड्स ने एक बुक लिख रखी है, एक क्या काफी बुक लिख रखी है इसने। तो उनमें से तुम्हारे जो बेसिक लेवल के ऊपर जो जो टॉपिक हैं उन टॉपिक्स के बिहाफ पे कुछ डेफिनेशंस ली गई हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्स लिए गए हैं, कुछ पोस्टुलेट्स लिए गए हैं। तो पोस्टुलेट्स अगला लेक्चर का टॉपिक रहेगा हमारा। आज हम इसकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। यूक्लिड्स की डेफिनेशन, यूक्लिड्स ने कुछ डेफिनेशन दी। क्या क्या डेफिनेशन दी, ध्यान से सुनना। बहुत सी चीज़ों को डिफाइन किया इसने। नंबर 1 इसने डिफाइन किया, ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट। ए पॉइंट इज दैट विच हैज़ नो पार्ट, विच हैज नो पार्ट। यानी पॉइंट की डेफिनेशन क्या है बेटा, पॉइंट की डेफिनेशन है ये, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। पॉइंट वो चीज है, वो सबसे छोटी चीज है इस दुनिया की जिसके और टुकड़े नहीं कर सकते। जैसे मैंने एक लाइन बनाई, ये लाइन है ए बी, टुकड़े कर दिया, यहां से टुकड़ा कर दिया सी पॉइंट, एक टुकड़ा ए सी हो गया, एक सी बी हो गया। मान लीजिए ए सी इतना हुआ और सी बी इतना हुआ, इसका भी टुकड़ा कर दिया, ये ए था ये सी था, एक और टुकड़ा कर दिया, यहाँ डी पॉइंट आ गया, एक ए डी हो गया, एक डी सी हो गया। और जो पॉइंट होता है ये देखिए ऐसे पॉइंट, आपको नजर आ रहा है कि नहीं, ये तो जो हम बोर्ड पे मार्कर से बना रहे हैं तो ये मार्कर जितनी चौड़ाई पे आ गया, लेकिन पॉइंट इतनी छोटी यूनिट होती है जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। आप समझिएगा, बहुत छोटी यूनिट है, हम यूं कह सकते हैं कि वो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, इतनी छोटी यूनिट है। लेकिन हम लोग तो बोर्ड के ऊपर रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये लाइन की चौड़ाई आपको नजर आ रही है, जबकि लाइन की कोई चौड़ाई नहीं होती, लाइन की सिर्फ लंबाई होती है, लेंथ होती है। ठीक है, तो पॉइंट क्या है बेटा, ए पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट। चलिए समझ गए होगे, दूसरी डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। दूसरी डेफिनेशन दी इसने लेंथ के बारे में। भाई लेंथ क्या है या लाइन क्या है, लाइन के बारे में कहा इसने, लेंथ के बारे में नहीं, लाइन के बारे में क्या कहा बेटा, ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। ए लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। लाइन क्या है बेटा, ब्रेथलेस लेंथ। मतलब ये देखिए, ये पॉइंट ए चलती चली जाएगी, ये पॉइंट बी, ए बी, ये लाइन है कोई, तो लाइन की कोई मोटाई नहीं होती। कभी भी लाइन की कोई चौड़ाई देता है नहीं, चौड़ाई अगर दे दी तो सरफेस हो गया वो, है ना। जैसे लेंथ ब्रेथ, रेक्टेंगल बन गई, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, है ना। तो यहां लाइन की कोई ब्रेथ नहीं होती, लाइन की चौड़ाई लगभग 0 के बराबर होती है, एग्जैक्ट 0 नहीं बट 0 के बराबर होती है। लाइन की चौड़ाई सिर्फ उतनी होती है जितना एक पॉइंट का साइज होता है। तो प्यारे बच्चों, लाइन क्या है, ब्रेथलेस लेंथ होती है। उसके बाद तीसरे पे है, द एंड्स ऑफ ए पॉइंट लाइन आर पॉइंट्स। द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट्स, आर पॉइंट्स।
जैसे ये कोई लाइन है, इसके जो एंड्स हैं, एक तो ये ए हो गया और एक बी हो गया, ये क्या होंगे? पॉइंट्स होंगे। वैसे तो बहुत से पॉइंट हैं इसके ऊपर, लेकिन एंड्स भी पॉइंट होंगे, सिर्फ पॉइंट होंगे। ठीक है, ओके। उसके बाद चौथे नंबर पे क्या कहा बेटा इसने, जिसको जितना समझाने की जरूरत है उतना मैं समझाता रहूंगा साथ साथ। चौथी डेफिनेशन क्या दी इसने बेटा, किसकी दी? ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ए स्ट्रेट लाइन is a line which lies evenly with the points on itself, with the points on itself। देखिए क्या डेफिनेशन दी, ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। ये देखिए कोई लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो उसके ऊपर लाई करने वाले पॉइंट्स के अंदर अंदर से ही निकलती है, यानी एक एक पॉइंट से बनती है। तो ये कह लो कि इन पॉइंटों में से निकल गई ये लाइन, या इस लाइन के ऊपर है ये पॉइंट, कुछ भी नहीं, इन्हीं पॉइंटों से ये लाइन बनी है। तो एक स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन इटसेल्फ। स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है जो कहाँ लाई करती है, जो उसके ऊपर पॉइंट होते हैं उन्हीं के अंदर से लाई करती है। ये देखिए, तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सी कुछ डेफिनेशंस हैं। उसके बाद हम पांचवी डेफिनेशन पे पहुंचते हैं बेटा। सरफेस की डेफिनेशन दी इसने। अब सरफेस, जैसे ये बोर्ड है, ये आपको नजर आ रहा है, इसमें सरफेस है। तो सरफेस दिखने के लिए, ऐसे सरफेस दिखने के लिए दो चीजें होनी जरूरी है, एक तो लेंथ और एक ब्रेथ। तो इसने कहा ये सरफेस इज दैट, पांचवें नंबर पे जो डेफिनेशन दी वो किसकी दी बेटा? सरफेस की। ए सरफेस इज दैट, ए सरफेस इज दैट which has length and breadth only, which has length and breadth only, देखिए बेटा, आप देख रहे हो ये बोर्ड है, इसका ये जो सरफेस है, सरफेस क्या होता है? सरफेस वो होता है जिसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है, हाइट नहीं। हाइट जैसे ही आ गई तो वो सरफेस नहीं है, फिर वो तो वॉल्यूम की तरफ बढ़ गए हम, है ना, एरिया से वॉल्यूम पे पहुंच गए। तो कहता है सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ ओनली, जहां सिर्फ लेंथ और ब्रेथ है। ये जो सामने नजर आ रहा है बस ये सरफेस है। ये कितना गहराई तक है इस बात से हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये सरफेस की डेफिनेशन हो गई। उसके बाद इसने कहा द edges of a surface are line, the edges of a surface are lines, ये देखिए, जैसे मान लीजिए ये कोई सरफेस है, एजेस कौन से हुए? ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये क्या है? लाइन है। अब जैसे आपको ये बोर्ड नजर आ रहा होगा, ये पूरा सरफेस है और इसके जो एजेस है वो क्या है? देखिए स्ट्रेट लाइंस। ठीक है बच्चों। उसके बाद इसने क्या डेफिनेशन दी? नेक्स्ट 7वें नंबर पे किसको डिफाइन किया? इसने कहा ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइन्स ऑन इटसेल्फ। ये बहुत अच्छी बात कही उसने कहा ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस, a plane surface is a surface which lies evenly with the straight lines on itself,
with the straight lines on itself। देखिए बेटा, इसने कहा ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है बेटा जो पूरा का पूरा कहाँ लाई करता है, उसके अंदर जितनी भी लाइंस है उनमें लाई करता है। इस चीज का अगर दूसरी भाषा में मैं मतलब समझाऊं तो वो सुनिएगा। देखिए, ये बुक आपको नजर आ रही है, ठीक है। ये जो सरफेस है, देखिए सरफेस दो टाइप के होते हैं, एक तो कर्व्ड सरफेस, एक प्लेन सरफेस। अब सबके घर में कढ़ाई होगी, कढ़ाई है ना, जिसमें आप लोग कई बार सब्जी वगैरह बनाते हो, या आपकी मम्मी आप लोगों के लिए कभी हलवा या इस टाइप की कोई चीज़ें बनाती है ना, रेसिपी कोई ना कोई। कढ़ाई सबके घर में होगी। कढ़ाई का जो ये सरफेस होता है, ये देखिए ऐसे होता है, घुमावदार सरफेस होता है। ऐसे सरफेस को बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। और जहां घुमावदार ना हो, ये देखिए जैसे बुक का सरफेस है, इस बोर्ड का सरफेस है, ये क्या कहलाते हैं? प्लेन सरफेस कहलाते हैं। अब देखिए प्लेन सरफेस की खासियत क्या होती है? प्लेन सरफेस वो सरफेस होता है जिसमें कहीं भी दो पॉइंट ले लो, एक ए पॉइंट यहां ले लिया, एक बी यहां ले लिया, उन दोनों को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो पूरी की पूरी उस सरफेस के अंदर आएगी। अब जैसे मैंने ये बुक देखी, बुक आपको नजर आ रही होगी, ठीक है, ये बुक आपको नजर आ रही होगी बेटा। ये जो इसका सरफेस है, ये प्लेन सरफेस है, इस पे कहीं भी दो पॉइंट लिए, उनको मैंने जोड़ा, जोड़ने से जो लाइन बनी वो पूरी की पूरी देखिए इस सरफेस के अंदर है। जो मार्कर है इसको लाइन समझिए, और इस बुक का ये जो ऊपर वाला हिस्सा इसे सरफेस समझिए। ये पूरी की पूरी लाइन इस सरफेस के अंदर हो गई। लेकिन अगर ये देखिए ये सरफेस जो है अब जो आपको नजर आ रहा है, ये नहीं, चलिए कोई नहीं, दूसरी बुक लेकर दिखाता हूं। ये जो सरफेस आपको नजर आ रहा होगा, ये देखिए कर्व्ड सरफेस है। कैसा सरफेस है? कर्व्ड सरफेस है, घुमावदार सरफेस। इसमें कोई दो पॉइंट लिए, एक यहां लिया, एक यहां लिया, इनको जब मैंने जोड़ा तो ये जो लाइन बनी, इनको जोड़ने से ये जो लाइन बनी, ये कंप्लीटली सरफेस के अंदर नहीं है, ये तो ऊपर से निकल गई, सरफेस नीचे से रह गया। ऐसे सरफेस को कहते हैं कर्व्ड सरफेस। अगर कोई सरफेस बिल्कुल प्लेन है तो उस पर कोई भी दो पॉइंट लो, जोड़ो, तो जो लाइन बनेगी वो कंप्लीटली उस सरफेस के अंदर होगी, कंप्लीटली उस सरफेस के अंदर होगी। यही बात ये कहना चाह रहा है बेटा, क्या कि ए प्लेन सरफेस इज ए सरफेस विच लाइज इवनली विद द स्ट्रेट लाइंस ऑन इटसेल्फ। जो इसके अंदर लाइंस हैं उनके ऊपर ही लाई करेगा, मतलब कोई भी लाइन थोड़ी सी भी बाहर नहीं हो सकती कि यहां से यहां तक तो सरफेस के अंदर थी, फिर थोड़ा सा सरफेस नीचे से निकल गया, फिर सरफेस के अंदर है। नहीं, पूरी की पूरी उसी सरफेस के अंदर रहेंगी ये लाइंस, जितनी भी इसमें लाइन है, इनफाइनाइट लाइंस होंगी। ठीक है बेटा, ये था इसकी डेफिनेशन। तो ये यूक्लिड्स की 7th डेफिनेशन थी बेटा। अब बात करते हैं इसकी 8th डेफिनेशन के बारे में। उसके बाद जो लास्ट 8th जो डेफिनेशन है बेटा, वो क्या है वो देखिए। 8th डेफिनेशन है, ए प्लेन एंगल इज द inclination of one another of two lines in a plane which meet one another and do not lies in a straight line, देखिए कितने बढ़िया आसान सी डेफिनेशन। इसने कहा ए प्लेन एंगल इज द इंक्लिनेशन ऑफ वन अनदर ऑफ टू लाइंस। जैसे एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, इनका जो एक दूसरे पे इंक्लिनेशन है, इसी एंगल को हम प्लेन एंगल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बेटा? प्लेन एंगल कहते हैं। साथ कंडीशन क्या लगाई? ए प्लेन एंगल इज इंक्लिनेशन ऑफ वन अनदर ऑफ टू लाइंस इन ए प्लेन विच मीट्स
वन अनदर, कि भाई दो लाइन जहां एक दूसरे को मीट करती हैं, जो दो लाइन एक ही प्लेन की हैं, ये प्लेन सरफेस है बोर्ड, इस प्लेन के अंदर कोई दो लाइन है जो एक दूसरे को कहीं आके मीट करती हैं, वहां पे जो उन दोनों का एक दूसरे के साथ इंक्लिनेशन है वही प्लेन एंगल कहलाता है। एंड डू नॉट लाइज इन ए स्ट्रेट लाइन, और वो दोनों की दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई नहीं करनी चाहिए। जैसे इसकी बात करूं तो ये इस लाइन पे लाई करती है देखिए, और इसकी बात करें तो ये इस लाइन पे लाई करती है। अगर पहली लाइन भी यहीं दूसरी भी यहीं तो कोई इंक्लिनेशन नहीं है, कोई एंगल नहीं है, कोई प्लेन एंगल नहीं बन रहा। मेरी बात समझ गए? ये एक ही लाइन है तो कोई एंगल नहीं बन रहा, और वो दो लाइन है अलग अलग तो बेटा उनका आपस में जो इंक्लिनेशन है वही क्या कहलाएगा? प्लेन एंगल कहलाएगा। तो ये थी यूक्लिड्स की कुछ डेफिनेशंस। इसके बाद हम बात करते हैं यूक्लिड्स के कुछ एक्सियम्स के बारे में। ठीक है, तो बहुत आसान है, ये डेफिनेशंस हो गई हैं और डेफिनेशन आपको समझ में भी आ गई होंगी। अब इनका डायरेक्ट यूज करना है, बस जो डेफिनेशन दे दी उसका डायरेक्ट यूज है। अब हम बात करते हैं एक्सियम्स के बारे में। एक्सियम्स दिए इसने, उनमें से कुछ एक्सियम्स हम पढ़ रहे हैं, लगभग हम 7 से 8 एक्सियम्स पढ़ेंगे। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, तो देखिए यूक्लिड्स के जो एक्सियम्स है, सबसे पहला देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग, थिंग्स विच आर equal to the same thing, equal to the same thing are equal to one another, are equal to one another, one another। कितना आसान है देखिए, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। वो चीजें जो किसी एक ही चीज के बराबर है, कोई दो चीजें हैं जैसे ए, ये बी के बराबर है, और एक कोई चीज है पी, ये भी बी के बराबर है। तो ये दो चीजें हैं जो किसी एक ही चीज के बराबर है, ये भी बी के बराबर, ये भी बी के बराबर, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में क्या है? बराबर। ठीक है बेटा। दूसरा क्या था? इफ इक्वल आर एडिड टू इक्वल्स द होल आर इक्वल। अब मैं इसको लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बता रहा हूं। दूसरा एक्सियम से वो क्या है? इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स। आप समझिए, जैसे दो चीजें बराबर हैं, ए बराबर है बी के, ठीक है। इफ इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल, अब इनमें इक्वल जोड़ दिया जाए। इक्वल मतलब जैसे इसमें भी 5 जोड़ दिया और इसमें भी 5 जोड़ दिया, तो अगर ये दोनों बराबर थे तब भी ये बराबर होंगे। जैसे 100 और 100 बराबर हैं, इसमें भी 20 जोड़ दिया, इसमें भी 20 जोड़ दिया, अब भी ये बराबर रहेंगे। ऐसे ही अगर इसमें से 20 घटा दिया और इसमें से 20 घटा दिया तो भी ये बराबर रहेंगे। यानी कोई दो चीजें अगर आपस में इक्वल हैं और उन दोनों में इक्वल जोड़ दिया जाए या इक्वल घटा दिया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा वो भी इक्वल ही रहेगा। यानी ये इक्वल थे, इक्वल घटा दिया तो भी आपस में इक्वल है, और अगर इनमें इक्वल जोड़ दिया तो जो रिजल्टेंट आया वो भी आपस में इक्वल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इक्वल्स आर एडिड टू इक्वल्स, द होल्स आर इक्वल। ऐसे ही द इक्वल आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, द रिमाइंडर्स आर इक्वल। तो सब्ट्रैक्ट और ऐड दोनों मैंने एक साथ बता दिए हैं। ठीक है, उसके बाद है थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। बहुत आसान चीजें हैं। ठीक है, द थिंग्स विच आर कोइंसाइड वन अनदर, इस चीज को समझिएगा। ये नंबर 4 है। थिंग्स विच आर कोइंसाइड, थिंग्स विच आर coincide with one another, coincide with one another, with one another are equal to one another, are equal to one another। देखिए भाई, थिंग्स विच आर कोइंसाइड विद वन। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करता हूं,
और यहाँ भी एक 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रा करता हूँ। मान लीजिए दोनों 3-3 सेंटीमीटर के हैं। इसको उठा के यहाँ रखोगे तो इसको पूरा कवर कर लेगा, यानी इसके अंदर आ गया, समा गया एकदम। और इसको उठा के यहाँ रखोगे तो ये इसमें समा गया, यानी ये इस पे कोइंसाइड कर गया, ये इस पे कोइंसाइड कर गया। तो ये दोनों इक्वल है। समझ गए मेरी बात, वो एक दूसरे के इक्वल है। अगर कोई छोटा सर्कल है देखिए, तो ये तो इसके अंदर आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, लेकिन ये सर्कल इसके अंदर नहीं आ सकता, इसके बाहर से रहेगा। तो ये दोनों एक दूसरे में कोइंसाइड नहीं किए, ये दोनों कर गए। तो जो भी कोई दो चीजें, ये तो मैंने सर्कल का एग्जांपल लिया, कोई भी दो चीजें जो एक दूसरे में कोइंसाइड कर गई, मतलब उसने उसे पूरा पूरा कवर कर लिया, उसने उसे पूरा पूरा कवर कर लिया, या वो उसमें पूरी की पूरी फिट हो गई और वो उसमें पूरी की पूरी फिट हो गई, मतलब वो दोनों चीजें बिल्कुल बराबर हैं बेटा। ठीक है, उसके बाद है द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। ओहो, द होल इज ग्रेटर देन, द होल इज ग्रेटर देन ए पार्ट। देखिए आप बात करो पार्ट की, पार्ट मतलब टुकड़ा। आप अगर टुकड़े की बात कर रहे हो तो किसी न किसी का तो टुकड़ा है। आपने कहा कि मैंने इसका पार्ट कर दिया, ये उसका एक पार्ट है, तो किसका एक पार्ट है? वो होल है, वो कंप्लीट चीज है। जैसे एक पेज निकाल दो इसमें, तो वो एक पार्ट हो गया किसका? इस बुक का। तो जो होल पूरी की पूरी चीज है वो हमेशा अपने टुकड़े से तो बड़ी होगी। अब जैसे ये एक सर्कल है, इस सर्कल में से ये इतना सा एक सेक्टर निकाल दूं, ये अलग निकाल दिया, तो ये पूरा सर्कल है, ये होल है, ये अपने इस पार्ट से बड़ा रहेगा हमेशा। द होल इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए पार्ट। यानी ये वो चीजें हैं बेटा जो बिना डेफिनेशन के यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, हमेशा सच होती हैं। द थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। कोई दो चीजें हैं वो आपस में वो किसी के डबल के बराबर हैं। जैसे a बराबर है b के डबल के, 2b के, और c बराबर है 2b के। यानी कोई दो चीजें हैं जो किसी एक ही चीज के डबल के बराबर है, तो वो दोनों चीजें बराबर होगी, a और c बराबर हो गए। तो बहुत आसान सी बात है। उसके बाद कहता है द थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। यानी अगर ऐसे लिख दूं तो मैं कि a और c, a b के हाफ के बराबर है, c b के हाफ के बराबर है। तो कोई दो चीजें अगर किसी एक ही चीज के हाफ के बराबर हैं, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर हैं। और उसके बाद लास्ट है ऑफ द टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड। एक ही प्रकार की अगर कोई दो चीजें हैं, एक ही प्रकार की मतलब जैसे दोनों लेंथ हैं, दोनों आप कह सकते हो वेट है, वजन। तो अगर दोनों एक ही टाइप की चीजें हैं तो कहता है द फर्स्ट इज, उनमें से जो पहली है वो इज ग्रेटर देन, इक्वल टू और लेस देन द सेकेंड। तो ये तो बहुत आसान सी बात है भाई। आपके पास एक ही टाइप की दो चीजें हैं, एक ही टाइप की दो चीजें हैं, तो जो पहली है वो दूसरी से या तो बड़ी होगी, या छोटी होगी, या बराबर होगी। तो ये तो यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो ये एक्सजेम्स है। तो 8 एक्सजेम्स और हमने इसकी कुछ डेफिनेशंस कर ली हैं बेटा। तो आज हम डेफिनेशंस और एग्जाम्स ही करेंगे। आप भी घर पे इनको एक बार पूरा रीड करेंगे, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के साथ। एक एक लाइन टू लाइन रीड करना है आपने एनसीईआरटी को, ठीक है? या एलिमेंट्स में थे तो एलिमेंट्स को करें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। बाकी इसके 5 पोस्टुलेट्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चन अगली लेक्चर में आएंगे, ठीक है? तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।